जय हिंद साथियों मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं एनआईटी क्लासेस का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों जैसा आप सभी जानते हैं कि हम सब मिलकर तैयारी कर रहे हैं आर्मी अग्निवीर भर्ती 2025 की। और दोस्तों 2025 की तैयारी करने से पहले एक बार हमारा चॉइस का रिजल्ट भी सुन लीजिए। 2024 की जो भर्ती चल रही थी उसके अंदर न्यू रावत डिफेंस अकेडमी, जिसका ये ऑफिशियल स्टडी यूट्यूब चैनल है, उसने 40 बच्चों का इंडियन आर्मी के अंदर फाइनल सिलेक्शन दिया है। और पिछली बार 37 बच्चों का सिलेक्शन दिया था और इस बार जो है 40 बच्चों का दिया है। तो दोस्तों हमारा ऑफलाइन बैच जो है 5 नवंबर से स्टार्ट हो गया है। उसके अंदर फिजिकल, रिटर्न और हॉस्टल तीनों की सुविधा है। तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर मिल जाएंगे, उन पे कॉल करके आप जो है हॉस्टल के अंदर बात कर सकते हो। ठीक है, तो अभी तक हमने जो है 19 मॉडल पेपर कर लिए थे और उसके बाद में जो है वीडियोस आना बंद हो गई थी। उसका कुछ कारण हो गया था, पर्सनल रीजंस हो गए थे, तो उस वजह से वीडियोस नहीं आई थी। बट अब जो है अपन कोशिश करेंगे कि जो है कंटिन्यू जो है अपने मॉडल पेपर आते रहे। दोस्तों मैं बता देता हूं कि हमारी जो वीडियो है उसके अंदर 2 भाग होने वाले हैं। एक होने वाला है जीके का, जिसके अंदर होंगे 15 क्वेश्चन, और एक होगा साइंस का, जिसके अंदर होंगे 15 क्वेश्चन। ठीक है, तो टोटल 30 क्वेश्चन अपने पास में होने वाले हैं और 30 में से आपको 25 का जवाब देना है। ठीक है, अगर आप 25 का अच्छे से जवाब दे देते हो यानी कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। दोस्तों अगर आपको कोई सवाल नहीं आता है तो उसको क्या करना है, आपको नोट डाउन कर लेना है। उसके लिए आपको क्या करना है, कॉपी पेन लेके बैठ जाना है। मैं आपको बता देता हूं कि जो ये मॉडल पेपर आ रहे हैं आपके सामने, 50 मॉडल पेपर की ये सीरीज है। उसके बाद में अपन एक और सीरीज चालू करेंगे, उसके अंदर अपने पास में 200 मॉडल पेपर होने वाले हैं। तो इन मॉडल पेपर में से लगभग आपको आपके एग्जाम के अंदर 8 से 9 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। 15 क्वेश्चन आते हैं आर्मी जीडी के अंदर जीके के, और 15 ही आते हैं साइंस के। तो आपको दोनों सेक्शन के अंदर 8-8 या 9-9 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ज्यादा मार्जिन के साथ आपको क्वेश्चन देखने को इन मॉडल पेपर में से मिल जाएंगे। पर शर्त यह रहेगी कि जो मैं बोलता हूं उसको भी आपको नोट डाउन कर लेना है। जैसे क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ है, जैसे ये पहला क्वेश्चन है अपने पास में से, निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? तो देश है तो भाई जम्मू और कश्मीर जो है हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जो है बना दिया गया है। पहले ये राज्य था और अभी जो है इसे क्या बना दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो पहले 29 राज्य थे और अभी 28 राज्य है। तो आपको ये चीज नोट करनी है कि अभी टोटल कितने राज्य हो चुके हैं अपने पास में, 28 राज्य हो चुके हैं। और जो है इसके अंदर जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है, श्रीनगर है। उसके बाद पंजाब की राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है। गोवा की क्या है, पणजी है। सिक्किम की क्या है, गंगटोक है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो मैं बोलता हूँ, उसे भी आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। तो आज की क्लास को अपन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया है कि भाई निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है। तो अपना जम्मू एंड कश्मीर जो है अपना केंद्र शासित प्रदेश है। आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमें दे रखा है कि दादर और नागर हवेली की राजधानी कौन सी है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि सिलवासा या फिर वह दमन, दोनों ही जो है दादर व नागर हवेली की राजधानी है। सिलवासा या वह दमन, दोनों ही जो है क्या है, दादर एवं नागर हवेली की राजधानी है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान और निकोबार की राजधानी है। कावारती जो है लक्षद्वीप की राजधानी है। किसकी है, लक्षद्वीप की राजधानी है। और चंडीगढ़ जो है 3 जगहों की राजधानी है। चंडीगढ़ पंजाब की भी राजधानी है, हरियाणा की भी राजधानी है, और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की भी राजधानी है। यानी केंद्र शासित प्रदेश का नाम है चंडीगढ़, उसकी राजधानी भी चंडीगढ़ है। यानी ये 3 जगहों की राजधानी है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है, ये है अंडमान निकोबार की। सिलवासा किसकी है, दादर एवं नागर हवेली की। उसके बाद कावारती किसकी है, ये है लक्षद्वीप की। इसके बाद चंडीगढ़ किसकी है, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की है। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? दोस्तों असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया गया था और ये 1920 के अंदर चलाया गया था। अब दोस्तों इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज याद रखने वाली ये है कि 1920 में तो ये चला था और 1922 के अंदर इसको स्थगित कर दिया गया था। क्यों कर दिया गया था? क्योंकि चोरी चोरा कांड हो गया था भगत सिंह जी द्वारा। तो चोरी चोरा कांड के कारण इसे 1922 के अंदर जो है स्थगित कर दिया गया। यानी ये 2 साल तक चला था। ये महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। यानी अगर ये स्थगित ना होता तो शायद 1922-23 के अंदर ही भारत को आज़ादी मिल जाती। बट स्थगित करने के कारण उस टाइम पे आज़ादी नहीं मिली थी। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है, वास्को डिगामा किसके काल में भारत आया था? जो वास्को डिगामा है वो किसके शासन काल में भारत आया था?
और दोस्तों वास्को डी गामा जो है अमेरिकी यात्री था और इसी ने जो है भारत की खोज करी थी, ठीक है। तो मतलब समुद्र के द्वारा ये आया था और इसने जो है भारत देश की खोज करी थी, ठीक है। वास्को डी गामा जो है 15वीं शताब्दी के अंदर आया था और ये सिकंदर लोदी के शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में आया था? सिकंदर लोदी के शासनकाल में आया था। और लोदी वंश की स्थापना किसने करी थी? बहलोल लोदी ने करी थी। भाई फिर से सुनिए दोस्तों, वास्को डी गामा 15वीं शताब्दी के अंदर आया था। कौन सी शताब्दी में आया था? 15वीं शताब्दी में आया था और सिकंदर लोदी के शासनकाल में आया था, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। उसके बाद में लोदी वंश की स्थापना किसने करी थी? 15वीं शताब्दी में लोदी वंश की स्थापना करी थी बहलोल लोदी ने। किसने करी थी? बहलोल लोदी ने क्या करी थी? लोदी वंश की स्थापना करी थी। तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। जो है वास्को डी गामा कब आया था? 15वीं शताब्दी में आया था और सिकंदर लोदी के शासनकाल में भारत में आया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, नौरोजी त्योहार है जो कौन से धर्म का है? भाई जो नौरोजी त्योहार है वो कौन से धर्म का है? दोस्तों पारस धर्म का ये त्योहार है। जो पारसी लोग होते हैं ये नौरोजी त्योहार को मनाते हैं। सिख धर्म के अंदर मैं आपको बता देता हूँ बैसाखी है एक तो मेन, एक गुरु नानक जयंती है। तो ऐसे ही 3-4 त्यौहार होते हैं। फिर उसके बाद जैन धर्म है, ये भी विष्णु जी की पूजा करते हैं, तो दीपावली वगैरह और ऐसे ही कुछ त्यौहार होते हैं। हिंदू धर्म में भी दीपावली होली वगैरह त्यौहार होते हैं। तो अलग अलग धर्म के अलग अलग त्यौहार होते हैं। वैसे ही नारोजी त्यौहार किसका होता है? पारस धर्म का होता है। पारसी लोग जो है इसे मानते हैं। और ये चारों ही धर्म कौन से है? इंडिया के धर्म है, ठीक है। और ये सारे ही इंडिया के धर्म है। इंडिया के अंदर इनको माना जाता है और ये इंडिया में पाए जाते हैं इन धर्म के व्यक्ति, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन है अपने सामने। अगला क्वेश्चन आ गया है कि जो इन्फेंट्री स्कूल है, इन्फेंट्री सेना स्कूल है, ये कहाँ पर है? तो भाई मैं आपको बता देता हूँ, ये महू के अंदर है। और महू कौन से राज्य में पड़ता है? ये पड़ता है एमपी के अंदर। कहाँ पड़ता है? एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर। और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है क्योंकि वहां पर सोयाबीन सर्वाधिक होती है। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है भाई कि सर्वोच्च न्यायालय के जजों की आयु सीमा क्या होती है? जो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, कौन सा? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जो होता है उसके अंदर जो जज होते हैं उनकी आयु सीमा यानी वह कितनी आयु सीमा तक जो है जज बने रह सकते हैं वो कितनी होती है? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, वह 65 वर्ष की आयु तक अपना कार्यभार संभाल सकते हैं। उससे अधिक जो है उनको रहने की अवधि उससे ज़्यादा वो रह नहीं सकते। यानी सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो 65 वर्ष की आयु तक अपनी जज की कुर्सी पर रह सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है हमारे सामने 1971 का जो युद्ध हुआ था उसके बाद में भारत के फील्ड मार्शल के पद पर किसको अलंकृत किया गया था? भाई जो 1971 का युद्ध हुआ था ये मैं आपको बता देता हूँ, भारत और किसके बीच हुआ था? पाकिस्तान के बीच हुआ था। और ये क्यों हुआ था? ये बांग्लादेश की आज़ादी के लिए हुआ था। और इस समय बांग्लादेश को जो है आज़ादी मिल गई थी और बांग्लादेश जो है एक अलग देश बन गया था। यानी बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था? 1971 में हुआ था। और इसकी जो बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए कौन कौन से देश लड़े थे? भारत और पाकिस्तान आपस में लड़े थे। यानी पाकिस्तान चाहता था कि बांग्लादेश जो है पाकिस्तान के साथ मिल जाए, बट भारत ने जो है उसे आज़ादी दिलवा दी थी। इसलिए बांग्लादेश और भारत के अच्छे कॉन्टेक्ट थे। और तभी अभी जो ये लफड़ा चला था इसके अंदर, तो वहाँ की जो प्रधानमंत्री थी उसको भारत ने जो है सुरक्षा प्रदान करी थी और उसको भारत के अंदर दिल्ली के अंदर रखा था, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब 1971 के अंदर जो युद्ध हुआ था उसके बाद में फील्ड मार्शल के पद पर किसको अलंकृत यानी बना दिया गया था? फील्ड मार्शल पद सबसे पहले ही जो है मानक शाह, अभी जो मूवी आई थी मानक शाह के ऊपर फिल्म भी बनी थी, सबसे पहले फील्ड मार्शल पद ही मानक शाह को बना था। ये फील्ड मार्शल पद ही बनाया गया था और उस समय फील्ड मार्शल के पद पर इनको नियुक्त कर दिया गया था, ठीक है। इन्होंने भारत को जिताने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया था 1971 के अंदर भारत पाकिस्तान युद्ध के अंदर। इसलिए मानक शाह जी को जो है फील्ड मार्शल पद पर घोषित किया गया था, अलंकृत किया गया था और उसी समय जो है फील्ड मार्शल पद बनाया गया होगा। दोस्तों उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। मानक शाह आपका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है चीनी का कटोरा कहलाता है। भाई चीनी का कटोरा कौन सा देश कहलाता है? ये चारों ही देश है अपने सामने। तो दोस्तों क्यूबा जो है चीनी का कटोरा कहलाता है और क्यूबा की राजधानी क्या है? हवाना है, ठीक है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है लक्ष्मीबाई
जो झांसी की रानी थी वो कहाँ, सॉरी लक्ष्मी रानी, जो लक्ष्मीबाई थी वो कहाँ की रानी थी, तो भाई झांसी की रानी थी। भाई खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये चीज़ आपको याद होगी कि भाई ये जो है झांसी की रानी थी। और झांसी फिलहाल कहाँ पड़ता है, यूपी यानी उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ है। दोस्तों मैं आपको हर बार राजधानी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हर बार राजधानियों का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं आपको हर बार हर राज्य की और हर देश की राजधानी बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है भाई, राजधानी आपको कंटेस्ट होनी चाहिए। और इसका आपका आंसर डी हो जाएगा भाई, रानी लक्ष्मीबाई जो है झांसी की रानी थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि ज्ञानपीठ पुरस्कार का संबंध किससे है। भाई जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है यह साहित्य से है, यह साहित्य के क्षेत्र के लोगों को दिया जाता है। और सन 1961 के अंदर, भाई जो सन 1961 यानी 1961 के अंदर जो है इस ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, यानी उस समय इसे देना प्रारंभ किया गया। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि भाई ज्ञानपीठ पुरस्कार का जो संबंध है साहित्य से है और इसकी शुरुआत 1961 के अंदर हुई थी। दोस्तों उम्मीद है सवाल समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मिल्खा सिंह जाने जाते हैं। भाई जो मिल्खा सिंह है वो किससे जाने जाते हैं, भाई फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाते हैं। भाई काफ़ी बंदे फौज के अंदर मिल्खा सिंह जी की वजह से ही जाना चाहते हैं, जो कि मिल्खा सिंह जो मूवी आई थी उसके बाद ही काफ़ी लोगों में जुनून आया कि भाई मैं भी ऐसे रनिंग करूंगा और फौज के अंदर भर्ती होऊंगा, ठीक है। तो फ्लाइंग सिख के नाम से इन्हें जाना जाता है। और जो पाकिस्तान के अंदर ये गए थे, आप लोगों ने काफ़ी बच्चों ने मूवी देख ली होगी मिल्खा सिंह जब पाकिस्तान के अंदर गए थे और वहाँ पर जो है पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल अयूब खान ने जो है इन्हें फ्लाइंग सिख की उपाधि दी थी। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख की उपाधि पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अयूब खान ने दी थी। तो ये चीज़ भी आपको याद रख लेनी है। मिल्खा सिंह को किससे जाना जाता है, फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। दोस्तों मैं आपको इस तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ कि आपको साथ के साथ याद होता चले, तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन आपको जो है वीडियो को छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना है और एक एक पॉइंट को नोट डाउन करते हुए चलना है, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आपको सवाल समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है, गीता फोगाट किस खेल से संबंधित है। गीता बबीता दंगल मूवी बनी थी इनके ऊपर भी, तो ये चीज़ आपको पता होगी कि कुश्ती से संबंधित है। और गीता फोगाट के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि इन्होंने 2010 के अंदर कॉमनवेल्थ गेम के अंदर, जो कॉमनवेल्थ गेम होते हैं उनके अंदर, या कॉमनवेल्थ गेम या राष्ट्रमंडल खेल जो होते हैं उनके अंदर गोल्ड मेडल जीता, यानी फर्स्ट प्राइज जीता था कुश्ती के अंदर, ठीक है। तो इसलिए इनके ऊपर ये मूवी बनाई गई थी। गीता फोगाट जो कि 2010 के अंदर किस में जीता था, कॉमनवेल्थ गेम के अंदर गोल्ड मेडल जीता। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। आपको 13वां क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि राष्ट्रीय गीत है हमारा वंदे मातरम। कौन सा है भाई, वंदे मातरम है। और राष्ट्रगान कौन सा है, जनगण मन है। हमारे राष्ट्रीय गीत की रचना किसने करी थी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने द्वारा की गई थी। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा हमारे राष्ट्रीय गीत की रचना की गई थी। और हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम है। और हमारा राष्ट्रीय गान क्या है, जनगण मन है, जिसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा की गई थी। तो ये चीजें भी आपको याद रखनी है। उम्मीद है आपका सवाल क्लियर हो गया होगा। आपके 14वें क्वेश्चन का आंसर बंकिम चंद्र चटर्जी है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे सामने कि रिएक्टर स्केल जो होती है उसमें क्या मापा जाता है, यानी रिएक्टर पैमाने पे या रिएक्टर स्केल पर क्या मापा जाता है। तो वहां पर भूकंप की तीव्रता, यानी जो भूकंप आता है उसकी तीव्रता, यानी कितने रिएक्टर का जो है भूकंप आया वो मापा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, रिएक्टर स्केल या रिएक्टर पैमाने से मापी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके जो है जीके के 15 क्वेश्चन समाप्त होते हैं और अब जो आएंगे वो आपके सामने साइंस के 15 क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों जितना मुझसे हो पाएगा मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी कोई गलती हो जाए तो भूल चूक माफ करना हो। और इसी के साथ अपने जो है अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि साइंस का होने वाला है। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है और क्वेश्चन है कि भाई जो है शराब जो होती है वो किसके द्वारा बनाई जाती है। दोस्तों शराब जो है कई तरीकों से बनाई जाती है, लेकिन अपने को जो है ऑप्शन के हिसाब से करना होगा, ठीक है। ऑप्शन है आपके सामने राब, बी खमीर, सी सोडा और डी मावा। दोस्तों शराब जो है फलों से भी बनाई जाती है, उसके बाद में चावल से बनाई जाती है, और भी कई तरीके होते हैं। बट यहाँ पर जो है खमीर इसका सही जवाब होगा। खमीर को इंग्लिश में अपन ईस्ट कहते हैं,
या इसको हिंदी में भी ईस्ट ही कहा जाता है, बट इसको प्योर हिंदी के अंदर लिख रखा है। काफ़ी बार आपको कंफ्यूज करने के लिए ये दे दिया जाता है। तो खमीर इसका सही जवाब होगा। खमीर यानी ईस्ट होता है और ईस्ट की मदद से जो है शराब को बनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है और अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि अम्ल डालने पर लिटमस पत्र कैसा हो जाता है, यानी जो लिटमस पेपर होता है वह कैसा हो जाता है। दोस्तों ये पदार्थ की गुणवत्ता पता करने के लिए कि भाई ये क्षार है या फिर अम्ल है, तो वो पता करने के लिए लिटमस पेपर का यूज किया जाता है। भाई इसके लिए एक वर्ड दे रखा है, ट्रिक दे रखी है। अनिल वर्ड से आप पता लगा सकते हो। अनिल जो वर्ड होता है वो उसके अंदर आप पता लगा सकते हो कि भाई जो अम्ल है, अम्ल के अंदर अगर अपन लिटमस पेपर को डालते हैं तो वो नीले से कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। यहाँ पर आपको दिख रहा है बी ऑप्शन आपके सामने कि अम्ल के अंदर लिटमस पेपर को डालने पर वह नीले से लाल हो जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और जब अपन क्षार में डालेंगे तो उल्टा हो जाएगा, लाल से नीला हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अनिल वर्ड आपको याद रखना है। आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है चेचक रोग किससे संबंधित है। भाई चेचक एक वायरल रोग है या फिर वायरस रोग है जो कि लगभग 1980 के अंदर ही अपन ने खत्म कर दिया था। उस टाइम पे बहुत खतरनाक तरीके से फैला था, काफ़ी लोग इस जैसे मर गए थे। तो उस टाइम पे ये खत्म हो गया, अभी वो नहीं है। बट आपको याद रखना है कि भाई ये वायरल रोग है, यानी कि जो है एक से दूसरे के अंदर आसानी से फैल जाता है। ठीक है, उससे वायरल रोग कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है भाई जो डायनेमो यंत्र में किस विद्युत का उत्पादन होता है। भाई जो डायनेमो यंत्र होता है उसके अंदर जो है डीसी करंट, डायरेक्ट करंट जिसे अपन बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा, उसका जो है उत्पादन होता है। और इसको यांत्रिक ऊर्जा भी कहा जाता है या फिर यांत्रिक ऊर्जा का उत्पादन होता है, जिससे यांत्रिक ऊर्जा किसमें परिवर्तित होती है, वो डायरेक्ट करंट यानी डीसी के अंदर कन्वर्ट होती है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। भाई डायनेमो के अंदर विद्युत का उत्पादन, किस विद्युत का उत्पादन होता है, यांत्रिक विद्युत का उत्पादन होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाई अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। तो डायोप्टर जो है लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। ठीक है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन सा है। भाई सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन सा है। तो दोस्तों डेनियल सेल, फिर उसमें सेल, सी सोलर सेल और डी डाई सेल जनरेटर। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, सौर ऊर्जा जो कि सूर्य से प्राप्त होती है उसको विद्युत ऊर्जा में कौन सा बदलता है। भाई सोलर सेल जो होता है, सोलर प्लेटें वगैरह होती है, वो सूर्य से जो है किरणें होती है उनसे ऊर्जा बनाती है और उसको किस में कन्वर्ट करती है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। यानी जो सोलर प्लेटें आपने कही अभी काफ़ी जगह फैल रही है, अभी लगभग जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट वगैरह है उन पर सोलर प्लेटें ही होती हैं जो कि सूर्य से ऊर्जा ग्रहण करके इन्वर्टर वगैरह को चार्ज कर देते हैं, जिससे कि अपन रात में भी उस इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर सकते हैं और दिन में भी उसको यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी फायदेमंद होता है। ये क्या करता है, सौर सेल जो है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है हमारे सामने कि तैरने की गति का नियम, जो तैरते हैं, जब हम तैरते हैं या फिर स्विमिंग करते हैं उस समय गति का कौन सा नियम लगता है। दोस्तों तीसरा नियम लगता है, उस समय क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। यानी कि आप जो भी क्रिया करोगे उससे आपकी प्रतिक्रिया होगी। जैसे आप हाथ चलाते हो पीछे की ओर तो आप आगे की ओर धकेलते हो, यानी कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जो है गति का तीसरा नियम है जो कि तैरने के अंदर यूज में आता है। ठीक है, आपका अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि कोहरा या फिर जो कोहरा होता है जो कि सर्दियों के अंदर यूजुअली अपने को देखने को मिलता है सुबह सुबह के टाइम में। ठीक है, तो वो किसका बना होता है। भाई ये धुआं और SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड का बना होता है। आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। उसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि डाई प्रति सेकंड किसका मात्रक है। भाई ये संवेग का मात्रक है, ये आपको याद रखना है। डाइन बटा सेकंड किसका मात्रक है, ये संवेग का मात्रक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि अग्निशामक यंत्र में बुझाने के किसका उपयोग होता है। भाई जो अग्निशामक यंत्र होता है इसमें आग बुझाने में किसका उपयोग किया जाता है। भाई जो अग्निशामक यानी जो रेड कलर का सिलेंडर आप हर जगह देखते हो जिसको फायर एक्सटिंक्शन भी कहा जाता है, जिससे कहीं आग लग जाती है तो उससे बुझाया जाता है। तो ये पूछ रहा है सवाल कि जो अग्निशामक यंत्र होता है उसके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है या फिर कौन सा पदार्थ होता है जिस वजह से आग आसानी से बुझ जाती है। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड को उसके अंदर प्रयोग किया जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ होती है वहाँ पर आग नहीं लग सकती है। आग कहाँ लगती है,
कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ होता है वहाँ आग नहीं लग सकती है, और आग कहाँ लगती है, जहाँ पर ऑक्सीजन होता है। जहाँ पर ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन की प्रस्तुति के अंदर ही जो है आग लग सकती है। जैसे अपन उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डाल देते हैं तो ऑक्सीजन खत्म हो जाती है और आग बुझ जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है अग्निशामक यंत्रों के अंदर प्रयोग में लिया जाता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भाई जो अश्व शक्ति होती है वह किसकी इकाई है, तो भाई ये शक्ति की इकाई है। और एक अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर में 746 वॉट होते हैं। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। एक अश्व शक्ति में कितने वॉट होते हैं, 746 वाट होते हैं। ये किसकी इकाई है, ये शक्ति की इकाई है या फिर पावर की इकाई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला है हमारे सामने, पीतल किसकी मिश्र धातु है। पीतल जो होती है वह किसकी मिश्र धातु है, तो भाई ये तांबा और जस्ता की जो है मिश्र धातु हो, इन दोनों से मिलकर जो है पीतल को बनाया जाता है। जो पीतल के बर्तन होते हैं वो किससे बनते हैं, तांबा और जस्ता का मिश्रण, यानी उन दोनों को आपस में मिक्स किया जाता है, अच्छे से कूटा जाता है और आकृति दी जाती है बर्तनों की या फिर धातु की। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, अगला है हमारे सामने, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। भाई हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, रक्त में पाया जाता है। जो रक्त जो गाढ़ा होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। जो हमारा रक्त जाड़ा जाड़ा होता है वो क्यों होता है, भाई उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, इसलिए वह जाड़ा होता है या फिर मोटा मोटा होता है या फिर। ठीक है, आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है। पोटेशियम को अपन के से प्रदर्शित करते हैं और क्लोराइड को Cl से प्रदर्शित करते हैं। तो अपना KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र क्या हो जाएगा, KCl। आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है हमारे सामने, प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या है। भाई दोस्तों अलग अलग सवाल के अंदर अलग अलग आंसर हो सकते हैं, बट अपने को इसके अंदर देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना है। और उसके अंदर सर्वाधिक जो है प्रोटीन मछली के अंदर होता है। वैसे चावल के अंदर भी होता है, बट चावल से भी अधिक किसके अंदर होता है, मछली के अंदर होता है। तो पूछ रहा है प्रोटीन का स्रोत क्या है, तो भाई मछली, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसी के साथ आपके जो है 30 क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। एक क्वेश्चन में और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि भाई जो भी अपन ने 30 क्वेश्चन करे थे, क्या उसमें से आपके 25 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। भाई जो भी अपने 30 क्वेश्चन की क्लास ली है उसके अंदर अगर आपके 25 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं तो बहुत शानदार तैयारी चल रही है। इसी के साथ जहाँ से भी आप तैयारी कर रहे हो अच्छे से तैयारी करते रहो। तो 1 या 2 महीने में अपन अपनी बुक लॉन्च करने वाले हैं, जिसके अंदर अपन बहुत सारे मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो भी अपन डालने वाले हैं। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि न्यू रावत डिफेंस एकेडमी के पास में 2001 से जितनी भी भर्तियां हुई है, रिलेशन भर्तियां ले लो, ओपन भर्तियां ले लो, और 2024 तक सारे क्वेश्चन पेपर पड़े हैं, तो उनको भी हम एक संग्रहालय करके एक किताब के अंदर डालने वाले हैं, जो कि शायद जनवरी के अंदर लॉन्च हो सकती है ना भी हो तो अगले बैच के अंदर हो, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी टाइम लग रहा है। उसको अपन सेल्फ रिटन नोट्स भी उसके अंदर डाल रहे हैं, तो इस वजह से टाइम लग सकता है। बट आपकी तैयारी जो है उसके अंदर कमी नहीं रहने वाली है। अपन जो है आपको अपने नोट्स भी देने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आपका कितना स्कोर रहा मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना दोस्तों। और क्लास कैसी लगी और क्लास को कंटिन्यू करें या ना करें मुझे ये भी बता देना। और वही अपने 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं इस चैनल पर। 8 या 9 5 या 6 सब्सक्राइबर पड़े हैं, तो जिसने नहीं करा है भाई सब्सक्राइब कर देना। काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि इस चैनल पे हो जाए, अगर हो जाते हैं तो बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। हाँ 5 से 6 बज कम पड़ रहे हैं, 1000 हो जाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। फिर अपन जो है कंटिन्यू क्लासेस को करने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय सिया राम, भारत माता की जय।